Hello and welcome dear student, welcome to our next lecture in the series of solutions of November 2020 exam solutions। आज हम सॉल्व करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के नेट के एग्ज़ाम में 2020 26 नवंबर को जो हुआ था उसमें ओडी के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब आज क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट अवर विद फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी का क्वेश्चन है ये। इसमें उसने क्या बोला है, ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का क्वेश्चन है ये। लेट के बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल dy by dt, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इज इक्वल टू y रेज टू पावर 5k अपॉन 5k प्लस 2 फॉर t ग्रेटर देन 0 and the initial problem is y of 0 is equal to 0. When x is equal to 0 then y become equal to 0. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, फिर उसने चार ऑप्शन देके पूछा है। इट हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन विच इज कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, अब तीनों ऑप्शन में उसने ये बोला कि जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा ऑन द इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, फर्स्ट जितने भी चार ऑप्शन उसने दिए हैं। सेकंड में बोलता है इसके एटमोस्ट 2 सोल्यूशन होंगे। थर्ड में बोलता है इसके इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन होंगे। और जो लास्ट ऑप्शन है उसमें बोलता है इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो नाउ कम टू द सोल्यूशन पार्ट। ठीक है, अब इसने क्या है, ये हमारे पास जो हमारा सिंपल क्वेश्चन होता है, जो हम थ्योरेटिकल जो हमारी ओडी की थ्योरेटिकल वीडियो है आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके। उसमें हमारे पास क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर अल्फ़ा। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम इनिशियल प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास जो पहली इनिशियल प्रॉब्लम है वो होती है एक्स नोड इज इक्वल टू वाई नोड। ठीक है, अब इसमें देखो उसने दे रखा है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 यानी x नोड की वैल्यू क्या है 0 और y नोड की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल डिफाइन करने लग जाएं। ठीक है, तो रेक्टेंगल होगी एक्स वाई सच दैट x माइनस एक्स नोड लेस देन इक्वल टू a और b, y माइनस वाई नोड लेस देन इक्वल टू b। सो हेयर द वैल्यू ऑफ x नोड एंड y नोड इज 0, सो रेक्टेंगल बिकम एक्स वाई सच दैट मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a एंड मोड ऑफ y लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, तो मतलब इसमें सेंटर क्या है 0 0। ठीक है, तो अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो ड्रॉ ये होगी। ठीक है, ड्रॉ ये होगी यहाँ पे। ठीक है, ये है। ठीक है, दिस इज ए, मान लो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज बी। ठीक है, और ये इसका सेंटर है, ये 0 0 है। ठीक है, तो अब होगा क्या, अब देखो ये फंक्शन दे रखा है उसने dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर अल्फ़ा। अगर हम इसका डेरिवेटिव करें, ठीक है, या फिर इसका डेरिवेटिव करें, तो डेरिवेटिव करने के बाद जो हमारे पास कुछ k की ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए हमारे पास y 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, आप इसका अल्फ़ा मान के, ठीक है, मान लो इसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट करने लग जाएं। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास y रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा इंटू डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, ये होगा। यहाँ से सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन माइनस अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस, ठीक है, एक्स नहीं आएगा यहाँ पे, उसने t दे रखा है गिवन क्वेश्चन में तो हम t यूज़ कर लेंगे। ठीक है, t प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा y रेज टू पावर 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू t प्लस सी। नाउ यूजिंग दिस कंडीशन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 0। c 0 है तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, y रेज टू पावर 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा इंटू टी। ठीक है, और इसको यहाँ पे ले जाके इस पूरे की पावर 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन आ गया। ओके, तो अब होगा क्या, अब मैं मान लो इस टर्म को इस तरफ लेके जाऊं, ठीक है, 1 माइनस अल्फ़ा को, और अल्फ़ा इसमें क्या है, इस गिवन क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 5k अपॉन 5k प्लस 2। ठीक है, तो k की वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए ये क्वांटिटी क्या हो जाए 0 हो जाए। ठीक है, या फिर ये क्वांटिटी 1 हो जाए। ठीक है, ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी तो ये टर्म किसको अप्रोच करेगी 0 को अप्रोच करेगी, ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 1 बाई 0 इन्फिनिटी, तो इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मतलब अगर मैं इसका डेरिवेटिव किया तो वो बाउंडेड नहीं है और हमारे पास थ्योरम है बाउंडेड नहीं है तो लिप कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, लिप कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका यूनिक सोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि अल्फ़ा की वैल्यू ये है। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो, ठीक है, और 1 से छोटी हो तो हमारे पास इसका
यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ऐसे ना देखो तो देखो ये इसका एक्चुअल सॉल्यूशन आ गया यहाँ से, ठीक है, एक्चुअल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब इस एक्चुअल सॉल्यूशन आने के बाद अगर मैं ये शो करूँ कि y ऑफ x इज इक्वल टू 0 भी क्या है, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब देखो इसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन को, dy बाई डी एक्स 0 इज इक्वल टू 0 रेज टू पावर समथिंग 0, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट y x इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम, ठीक है, गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। एक इसका एक्चुअल सॉल्यूशन आ गया, एक इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया, मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गई, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गए। दिस इंप्लाइज दैट इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है, ओके। टी उसने ग्रेटर देन 1 दिया है, ठीक है, टी ग्रेटर देन 1 दिया है तो आप इसको टी पे ब्रेक करके कुछ और सॉल्यूशन भी बना सकते हो, ठीक है। दो तो ये हो गई, यहाँ पे टी की वैल्यू कुछ और लेके, अल्फा की वैल्यू कुछ और लेके कोरस्पोंडिंग हमारे पास और सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ के। तो इसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। नो सॉल्यूशन नहीं होगा बिकॉज उसका एक ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है और एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। एटमोस्ट भी नहीं होंगे, यहाँ से और सॉल्यूशन भी इसके बनाए जा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है वो कितना बनेगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी। लेट y नोड z नोड बी नंबर विच इज ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं ये। देन कंसिडर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसने, ठीक है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे स्टेप से रखी है कि जो हमारे पास ये है क्या बने, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम टाइप्स के, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, ठीक है। Then we say that the solution to a differential equation exists globally if it exists for all t greater than 0। अगर उसका solution, ठीक है, हर t के लिए एग्जिस्ट करे तो उसके सोल्यूशन को हम बोलेंगे कि वो ग्लोबली एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसने फिर 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोलता है कि दोनों के लिए ग्लोबल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सेकंड में बोलता है किसी के लिए भी नहीं करेगा, ना स्टार के लिए ना डबल स्टार के लिए, ठीक है। थर्ड में बोलता है कि देयर एग्जिस्ट ए ग्लोबल सॉल्यूशन फॉर स्टार, इसके लिए एक ग्लोबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। एंड देयर एग्जिस्ट ए टी लेस देन 0 लेस देन इन्फिनिटी, कोई भी फाइनाइट नंबर है कैपिटल टी, सच दैट अगर जेड टी पे, मतलब इसके सॉल्यूशन पे अगर हम लिमिट लगाएं कोई भी फाइनाइट नंबर तो वो इन्फिनिटी आ जाए, मतलब एक टी एग्जिस्ट करता हो जिसके लिए जेड टी किसको अप्रोच करे, इन्फिनिटी को अप्रोच करे। और थर्ड ऑप्शन में उसने स्टार की जगह डबल स्टार क्या बोल दिया कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और इसके लिए जेड टी के लिए हमारे पास क्या होगी, ठीक है, यहाँ पे जेड टी के लिए नहीं, यहाँ पे वाई टी के लिए बोल रहा है उसने, ठीक है, वाई टी, ठीक है। वाई टी के लिए हमारे पास ऐसा होगा कि वो 0 इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करे किसी भी कैपिटल टी फाइनाइट वैल्यू के लिए, ठीक है। तो अब देखो, अब इसके सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए हम जो वैल्यू उसने दे रखी है वो लेट कुछ भी है, तो हम मान लेते हैं कि लेट y नोड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उसको मैंने 1 मान लिया, z नोड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है उसको भी मैंने 1 मान लिया, और विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो उसको मैंने 2 मान लिया। तो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये, ठीक है, y नोड z नोड अल्फा ग्रेटर देन 1 विच इज गिवन टू अस, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास -1 है क्योंकि हमें थ्योरेटिकल में ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले डबल स्टार को सोल्व करते हैं, ठीक है। डबल स्टार क्या दिया हुआ है हमें, dz बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड रेज टू पावर 2, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी ले ली हमने, 2 ले ली, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड ऑफ 0, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड नोड की वैल्यू क्या ले रखी है, 1 ले रखी है, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड से। तो मैं इसको dz अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी टी लिख सकता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 अपॉन जेड इज इक्वल टू माइनस टी, ठीक है। और कांस्टेंट भी हम क्या ले लेते हैं, -c ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो माइनस थ्रॉट कैंसिल करते हैं यहाँ से, तो 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू टी प्लस सी। और अब हम इस कंडीशन को लगाते हैं, जो कंडीशन दे रखी है उसने कि t की वैल्यू 0 हो तो z की वैल्यू क्या है, 1 है, तो t की वैल्यू 0 तो z की वैल्यू 1, तो यहाँ से जो c की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू टी प्लस 1, और यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 1 प्लस टी, ठीक है, ये हो गया यहाँ से, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे
हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ग्लोबली सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ग्लोबली सॉल्यूशन एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या होगा, हर एक टी के लिए एग्जिस्ट करे, ठीक है। अब तो ये z है, ये t की वैल्यू जब क्या हो -1, ठीक है, तो किसकी तरफ अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी की तरफ। लेकिन उसने क्या बोला, वी से दैट द सॉल्यूशन टू अ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट ग्लोबली इफ इट एग्जिस्ट फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0। तो हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दैट t greater than 0, so for t greater than 0 this become a finite quantity and हर एक t के लिए हमारे पास एक z की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या एग्जिस्ट करेगा, ग्लोबली टू द गिवन डेफिनेशन। तो हमारे पास स्टार, डबल स्टार के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट ग्लोबली फॉर डबल स्टार, ठीक है, इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन ग्लोबली एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, वो बोलता है किसी के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड में क्या बोलता है वो, फोर्थ को अभी तक हम ट्रू नहीं बोल सकते क्योंकि उसने इसके सॉल्यूशन पे भी कुछ बात कर रखी है, ठीक है, तो वहाँ से हम कुछ नहीं बोल सकते। सिर्फ हमारे पास अभी किसके लिए, डबल स्टार के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सोल्व करते हैं स्टार के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इसका जो सोल्यूशन आया है डबल स्टार का, वो आया t+1, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब देखो स्टार के लिए सोल्व करते हैं। स्टार के लिए हमारे पास क्या है, dy/dt इज इक्वल टू y⁻², बिकॉज वी आर टेकिंग वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड y0 इज इक्वल टू y0, और y0 की वैल्यू भी हमने कितनी ली है, 1 ली है, ठीक है। तो हमारे पास ये होगा। अब की बार यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 था। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा dy/dt, ठीक है, या फिर इसको y⁻², ठीक है, इज इक्वल टू dt, ऐसे लिख सकते। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जाएगा -1/y इज इक्वल टू t+c, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यहाँ से अगर हम कंडीशन लगाएं y0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हो जाएगा -1 इज इक्वल टू t की वैल्यू 0 + c, ठीक है। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, -1, यहाँ पे पुट करेंगे तो -1/y इज इक्वल टू t-1, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से -1 को इस तरफ एडजस्ट करेंगे तो 1/y इज इक्वल टू 1 - t, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - t। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, अगर t की वैल्यू 1 हो गई, इफ़ t इज इक्वल टू 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0, t क्या दिया हुआ है हमें, ग्रेटर देन 0। अगर t ग्रेटर देन 0 है और t की वैल्यू 1 है तो हम लिमिट लगाएं, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, y t की, तो हम लिमिट लगाएं, लिमिट t अप्रोचेस टू 1, जो इसमें कैपिटल T की वैल्यू बात कर रहा है ना, वो इस ऑप्शन में कैपिटल T, वो हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है। तो और यहाँ पे हमारे पास है y(t) 1/1 - t, तो ये कितना आ जाएगा, +∞, मतलब इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वो t इज इक्वल टू 1 पे लिए प्रॉब्लम आ रही है। दिस इंप्लाइज दैट स्टार हैव डज नॉट एनी सोल्यूशन, ठीक है, फॉर t इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबली सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से नहीं करेगा तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। वो बोलता है कि इसके लिए भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, वो बोलता है देयर एग्जिस्ट ए ग्लोबल सोल्यूशन फॉर स्टार, जो नहीं कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। वो क्या बोलता है, देयर एग्जिस्ट ए सोल्यूशन ग्लोबल सोल्यूशन फॉर डबल स्टार, ठीक है, यस कर रहा है हमने, ये रहा इसका सोल्यूशन ग्लोबली से एग्जिस्ट कर रहा है। एंड लिमिट दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इफ वी आर टेकिंग कैपिटल T इज इक्वल टू 1 देन दिस इज अवर y(t), दिस बिकम +∞। तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट सी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पार्ट सी, ठीक है। इसमें उसने क्या बोला, द फ्लोइंग 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दिस हैज ए ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है, y(x) इज इक्वल टू 0, ये इसका सोल्यूशन होगा। इट हैज ऑल्सो इन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू पे उसने 4 ऑप्शन पूछे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसका है, स्टर्म लियोविल्ले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है, उसका SLBVP का क्वेश्चन है ये, जो हमने थ्योरी क्वेश्चन में हमने किया था ये, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में, OD के लेक्चर में, ठीक है। तो ये सिंपल क्या दिया हुआ है, y डबल डैश
प्लस लेमडा वाई इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। और जो इनिशियल कंडीशन दी हुई है वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड वाई ऑफ पाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, केस चलाएंगे कि केस फर्स्ट हमारा क्या होगा कि लेमडा क्या हो 0 हो, केस फर्स्ट लेमडा की वैल्यू क्या हो 0 हो, लेमडा की वैल्यू 0 हो जाएगा तो y डबल डैश इज इक्वल टू 0, यहाँ से y की वैल्यू ax प्लस b, ये कंडीशन लगाएंगे हम, y 0 है तो ये भी 0 है तो 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू 0, फिर ये कंडीशन लगाएंगे y ऑफ पाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 0। सिर्फ क्या आ गया हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, लेकिन ट्रिवियल सॉल्यूशन तो उसने दे रखा है, हमें क्या चाहिए लैम्डा की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। सेकंड कंडीशन हम क्या लेते हैं कि यहाँ से हमारे पास केस 2 हमारे पास क्या होगा कि लैम्डा ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, लैम्डा ग्रेटर देन 0 हो, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या हो हमारे पास के स्क्वेयर, या फिर लैम्डा लेस देन 0 हो। एक बार हम ये ले लेते हैं, लैम्डा लेस देन 0 हो, ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू लेस देन 0 हो तो ये होगी के सम पॉजिटिव इंटीजर या के नेगेटिव इंटीजर हो तब भी लैम्डा की वैल्यू ये रहेगी। तो यहाँ से हम इसको पुट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से सोल्यूशन क्या आएगा वाई का सोल्यूशन ये आता है इसमें ए ई रेज टू पावर के, ठीक है, प्लस बी के एक्स, या टी ले रखा है इसने, ठीक है, एक्स ले रखा है, प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस के एक्स। यहाँ पे अगर हम इन दोनों कंडीशन को पुट करवाएंगे तो यहाँ से फर्दर वी गेट ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 0 विच गिव ओनली वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 विच इज ओनली इट्स ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। दोबारा से इसका ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा, ये हमने लेक्चर्स में कर रखा है। फिर हम केस 3 चलाते हैं, ठीक है, केस 3 में हमारे पास क्या होगा कि जो लैम्डा है लैम्डा वो हमारे पास क्या होगा ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू के स्क्वायर फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू के स्क्वायर होगी तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इनटू वाई इज इक्वल टू 0 फॉर देयर सॉल्यूशन ऑक्सिलरी इक्वेशन बिकम डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हेयर डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी प्लस माइनस के आयोटा, ठीक है, तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो आएगा वाई एक्स इज इक्वल टू C1 cos ऑफ के एक्स प्लस C2 साइन ऑफ के एक्स। नाउ अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, सो 0 इज इक्वल टू C1 cos 0 प्लस C2 साइन 0, ठीक है, साइन 0 0 0 इंटू समथिंग 0, दिस इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू C1 cos 0 1 होता है, तो यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। Now applying the second condition y of pi is equal to 0, y of pi is equal to 0, so this implies that this equation becomes 0 is equal to C1 cos of pi x plus sin of pi x, ठीक है, या फिर ये C1 की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 आ चुकी थी तो यहाँ से हम 0 पुट करेंगे तो ये जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 इंटू समथिंग 0, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से हमारे पास क्या C2 इंटू साइन ऑफ पाई एक्स, ठीक है, पाई एक्स, और हमारे पास इनफैक्ट पाई के, ठीक है, सॉल्यूशन में यहाँ पे के एक्स, ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे के आएगा, ठीक है, वी आर पुटिंग पाई इन प्लेस ऑफ एक्स, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास आइदर C2 इज इक्वल टू 0 और साइन ऑफ पाई के इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा अगर C2 0 हो गया तो C2 0 हो गया, C1 0 हो गया, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो वी फर्दर गेट वाई एक्स इज इक्वल टू 0 ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। लेकिन हम किसके लिए चल रहे हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए, तो हमारे पास C2 मस्ट बी नॉन जीरो, ठीक है, C2 को क्या होना पड़ेगा नॉन जीरो, तो यहाँ से C2 को नॉन जीरो तो साइन पाई के को किसके इक्वल होना पड़ेगा 0 के, दिस इंप्लाइज दैट साइन पाई के इज इक्वल टू साइन एन पाई, ये कंपेयर करेंगे तो पाई के इज इक्वल टू एन पाई, पाई से पाई कैंसिल, के की वैल्यू क्या आ गई n, ठीक है, वेयर n इज द सम नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया k की वैल्यू n आ गई, k की वैल्यू n यहाँ पे पुट करेंगे तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी n स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी आइगन वैल्यू तो बोलते हैं इसको, ठीक है, वेयर n बिलोंगिंग टू सम नेचुरल नंबर n, ठीक है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो अब देखो ऑप्शन पार्ट में आते हैं, सोल्यूशन है नो वैल्यू ऑफ लेमडा बिलोंग टू r, गलत है ये, लेमडा की वैल्यू n स्क्वायर के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है,
सेकंड में बोलता है लैम्डा इज इक्वल टू 1। यस, इफ वी आर टेकिंग n इज इक्वल टू 1 वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ट्रू हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर फॉर ऑल लैम्डा बिलोंगिंग टू n ग्रेटर देन 1। इससे लेने से कुछ नहीं होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 है उसके लिए भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसने वो सेकंड केस में इंक्लूड कर दिया। तो थर्ड तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आया ही है, तो थर्ड ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। फोर्थ में बोलता है लैम्डा लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 लेस देन 0। ये केस 1 और केस 2 इक्वल टू 0 लेस देन 0, तो इसके लिए हमारे पास ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे थे, तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसके जो करेक्ट आंसर बनेंगे वो बनेंगे सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द सॉल्यूशन, कंसिडर द सॉल्यूशन दिस एंड दिस, ठीक है, टू द होमोजेनियस लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है, ये उसने क्या दिए, उसके दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं। ठीक है, कंसिडर द सॉल्यूशन, इस होमोजेनियस लीनियर सिस्टम के हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, सिर्फ हमारे पास इसके दो सॉल्यूशन गिवन है। ठीक है, दो सॉल्यूशन गिवन है, तो उसके बाद ये उस 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसने, इनमें इन दो सॉल्यूशन की बात करेगा वो। और अगर ये 3x3 का सिस्टम है, ठीक है, 3x3 का सिस्टम है, अब वो क्या करने लगा है, इन सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को वो 3x3 का सिस्टम देने लगा है। ठीक है, ताकि हमारे पास कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा हो। ठीक है, 2x2 के लिए तो हमने सारे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में, ओडी के लेक्चर में हमने कर रखे हैं यूट्यूब चैनल पे। तो अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में बोलता है कि y1 एंड y2 फॉर्म ए बेसिस फॉर द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन। ठीक है, ये y1 और y2 बेसिस फॉर्म करेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, थर्ड में बोलता है कि y1 और y2 आर li, y1 और y2 li होंगे। ठीक है, बट डू नॉट फॉर्म ए बेसिस फॉर द सेट ऑफ दिस। ठीक है, इसके सॉल्यूशन के लिए इसकी बेसिस एग्जिस्ट नहीं करेगी। थर्ड में बोलता है देयर एग्जिस्ट अनदर सॉल्यूशन y3 सच दैट जो y1 y2 और y3 मिलके एक बेसिस एग्जिस्ट करेगी इस स्टार के लिए। ठीक है, फोर्थ में बोलता है कि y1 y2 LD है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन को देखो, LD और LI ही पूछा है उसने। तो देखो अगर ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमारे पास सिस्टम क्या दिया हुआ है, y डैश इज इक्वल टू दिस, ठीक है, और yt इज इक्वल टू दिस। तो अगर हम इसको लीनियर सिस्टम की फॉर्म में लिखें तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, y डैश t इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, अगर मैं yt की वैल्यू लिखूं, y2 की वैल्यू हमारे पास ये है x1t, x2t, y2t, x3। ठीक है, तो यहां से लिखूं मैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x1 प्लस 2x2 प्लस माइनस 2x3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा सेकंड, तो वो जाएगी x1 माइनस 4x2 और माइनस x3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस x1 प्लस x2 माइनस 6x3। तो ये इसने सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लिखें तो ये हमारे पास हो जाएगा x डैश 1t इज इक्वल टू दिस, x2 डैश t इज इक्वल टू दिस, x3 डैश t इज इक्वल टू दिस। ये उसने 3x3 का होमोजेनियस लीनियर सिस्टम दिया हुआ है। वो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में है, वो मैंने सिंपल लिखा है। अब देखो हमारे पास इस मैट्रिक्स को हम किसका नाम देते थे, ए का। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स होती थी, क्या 5 2 -2 1 -4 एंड -1 एंड -1 1 एंड -6। ठीक है, ये मैट्रिक्स होती थी। अब होता क्या है, इसकी आइगन वैल्यू आएगी। ठीक है, आइगन वैल्यू आएगी तो वो आइगन वैल्यू मैंने मान ली लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 कोमा लैम्डा 2 कोमा लैम्डा 3। ठीक है, ये मैंने इसकी दो आइगन वैल्यू मान ली। अब इसका सॉल्यूशन किस स्टेप से आता है, हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, x1t की, x2t की और x3t की। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ t। ठीक है, वो इसका सॉल्यूशन होता है। तो इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे y ऑफ t इज इक्वल टू c1 इंटू v1 प्लस c1 इंटू v1 इंटू ई रेज टू पावर लैम्डा 1 t प्लस c2 v2 इंटू ई रेज टू पावर लैम्डा 2 t प्लस c3 v3 ई रेज टू पावर लैम्डा 3 t। ठीक है, इस फॉर्म में लिखते हैं हम इसको। अब देखो, अब या फिर c1 c2 अपना भी लिखो। ठीक है, c1 c2 अपना भी लिखो तो इसका वो भी सोल्यूशन होता है। अब ये सोल्यूशन होता है इसका। अब उसने कैलकुलेट करके हमारे पास उसने दो सोल्यूशन बोले हैं कि ये
y1 और y2 इसके दो सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट को नोट करो, e रेज टू पावर -3t e रेज टू पावर -3t, यहाँ पे e रेज टू पावर -5t e रेज टू पावर -5t। तो मतलब λ1 मान लिया -3 और λ2 मान लिया -5, तो ये इसकी आइगन वैल्यू है, तभी तो इसे कोरिस्पोंडिंग इसका सोल्यूशन आया है, ठीक है। उसने क्या कर लिया, मान लो C2 को 0 ले लिया, C3 को 0 ले लिया, ठीक है, दोनों को 0 लेके इसका ये सोल्यूशन बना दिया। ये सोल्यूशन बनाने के बाद जो, और इनफैक्ट उसने लैम्डा की वैल्यू अगर -3 है तो V1 की वैल्यू उसने क्या ली है, V1 की वैल्यू ली है उसने 110, ये उसने V1 लिया है, ठीक है। कोई देखना चाहे तो λ1 तुम्हें लीनियर जबर आता ही है, λ1 के कोरस्पोंडिंग, और λ1 इसकी आइगन वैल्यू -3, तो a माइनस या a माइनस करेंगे और एक माइनस यहाँ से है तो a + 3i, इसका डिटरमिनेंट 0 होगा तो इसकी आइगन वैल्यू होगी। और इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर इस V1 से कराओ यानी 110 से कराओ तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। दिस इंप्लाइज दैट V1 इज एन आइगन वेक्टर कोरस्पोंडिंग टू द λ1 = -3। सिमिलरली इसके लिए उसने आइगन वेक्टर क्या लिया है, यहाँ से देख लो, यहाँ से 0 1 1, ठीक है, 0 1 1, ये उसने इसके लिए आइगन वेक्टर लिया है, ठीक है। और अगर तुम देखो तो तुम्हें इसकी एक आइगन वैल्यू और चाहिए, तो एक आइगन वैल्यू के लिए क्या करते हैं, हम यूज करेंगे आइगन वैल्यू प्रॉपर्टीज का कि सम ऑफ ट्रेस ऑफ A = सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ट्रेस क्या है इसका, ट्रेस है इसका 5 -4 -10 -5 = λ1 की वैल्यू कितनी है, -3, λ2 की वैल्यू -5, तो इट्स -8, ठीक है, इट्स -8 और प्लस λ3, ठीक है, λ3, यहाँ से λ3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 + 8 = λ3, तो λ3 की वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये आ जाएगी 3, तो इसे कोरस्पोंडिंग हमारे पास यूनिकली V3 एग्जिस्ट करेगा, ये हमने पहले पढ़ लिया है। तो तीनों मिलके हमारे पास क्या करेंगे, एक बेसिस फॉर्म करेंगे, ठीक है। इसके कोरस्पोंडिंग जो सोल्यूशन आएगा उसको मैंने y3 मान लिया, इसके कोरस्पोंडिंग जो सोल्यूशन आएगा वो y1 में गिवन है, इसके कोरस्पोंडिंग सोल्यूशन आएगा वो y2 में गिवन है, इसके कोरस्पोंडिंग हम सोल्यूशन निकाल लेंगे, इसका क्या आएगा, ठीक है। मतलब λ3 = 3 है तो a - 3i करके यहाँ पे हम V3 मान लेंगे, हम यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, Z1 Z2 Z3 वेरिएबल मान के = 0, Z1 Z2 की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे V3 आ जाएगा, वो इसका सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन गिवन क्वेश्चन ऐसा है कि हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखो इतने वर्क से अगर हम ऑप्शन पे आए तो फर्स्ट में बोलता है कि y1 एंड y2 फॉर्म ए बेसिस फॉर द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन। नहीं, सिर्फ y1 y2 मिलकर इसकी बेसिस नहीं बनाएंगे, ये वेक्टर इंक्लूडिंग दिस वेक्टर, ठीक है, और फिर इनकी मल्टीप्लाई इससे कर दे, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये और ये मिलके, तीनों मिलके क्या बनाएंगे, बेसिस बनाएंगे, ठीक है। और वैसे भी हम ये देखें कि y1 y2 अगर बेसिस फॉर्म करेंगे, ठीक है, तो बेसिस तो फॉर्म कर नहीं सकते, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। और इसी के साथ हम फोर्थ को भी डिस्कार्ड कर सकते हैं। उसने बोलता है कि y1 और y2 LD है, तो y1 y2 LD नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम देखें तो v1 v2 की फॉर्म में भी देख सकते हैं और y1 y2 की फॉर्म में भी देख सकते हैं। उसने y1 y2 के फॉर्म में बोला है, तो यहाँ पे देखो इसका सेकंड एलिमेंट देखो, यहाँ पे e⁻³ है, यहाँ पे e⁻5t है। तो क्या मैं किसी कांस्टेंट से e⁻³ को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके e⁻5t बना सकता हूँ? कभी नहीं बना सकता। सिमिलरली e⁻5t को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके e⁻3t बना सकता हूँ? कभी भी नहीं बना सकता। दिस इंप्लाइज दैट y1 और y2 हमारे पास क्या आ जाएंगे, Li आ जाएंगे। रिजल्ट क्या होता है कि दो वेक्टर LD कब होते हैं, जब एक दूसरे का मल्टीपल हो, या दूसरा फर्स्ट का मल्टीपल है, फर्स्ट सेकंड का मल्टीपल। लेकिन यहाँ पे y1 y2 दोनों के मल्टीपल नहीं है। हम y1 और y2 कैसे ले सकते हैं, y1 = समथिंग कांस्टेंट और यहाँ पे y2, नहीं y2 का = यहाँ पे समथिंग कांस्टेंट और यहाँ पे y1, ऐसे नहीं ले सकते। दिस इंप्लाइज दैट y1 एंड y2 आर Li। तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन बोलता है कि y1 एंड y2 आर Li। यस, y1 और y2 Li है, कोरस्पोंडिंग टू द वेक्टर v1 एंड v2 आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। बट डो नॉट फॉर्म ए बेसिस फॉर द सेट ऑफ ऑल सोल्यूशन टू द स्टार, ठीक है, बिकॉज दो मिलके तो बेसिस बनाएंगे नहीं, तीनों मिलके बेसिस बनाएंगे, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन बोलता है देयर एग्जिस्ट अनदर सोल्यूशन टू y3। यस, इसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा y3t, ठीक है, सच दैट y1 y2 y3 फॉर्म ए बेसिस फॉर स्टार, ठीक है, बेसिस फॉर्म करेंगे। अब देखो
हमें पता है कि लैम्डा की वैल्यू अगर डिस्टिंक्ट है, अगर आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो कोरिस्पोंडिंग आइगन वेक्टर भी डिस्टिंक्ट आएंगे, और आइगन वेक्टर डिस्टिंक्ट आते हैं तो हमारे पास लिनियर अलजेब्रा से सॉल्यूशन है कि वे क्या होंगे, एल आई होंगे तो हमारे पास बेसिस फॉर्म करेंगे, तो ये हमारे पास बेसिस फॉर्म करेंगे, ठीक है। और सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करता ही है, हमने निकाल दिया कि लैम्डा की वैल्यू 3 के लिए इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो ये यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो आप आसानी से कर सकते हो। इसने 3x3 के लिए दिया था, ओके 2020 एग्जाम में आराम से आप 4.75 मार्क्स गेन कर सकते हो। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विद डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, ठीक है। ए की जो आइगन वैल्यू है सारे डिस्टिंक्ट है, ठीक है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू सोन लैम्डा एन, उनका हमने नाम दे दिया, उसने नाम दे दिया, विद कोरस्पॉन्डिंग एल आई आइगन वैक्टर, और रिजल्ट भी है, ना लिखे तब भी हमारे पास रिजल्ट है कि डिस्ट्रिक्ट आइगन वैल्यू है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैक्टर है वो एल आई होंगे, ठीक है। और जो आइगन वैक्टर है उनका उसने नाम दे दिया v1 एंड v2 एंड अप टू सो ऑन vn, ठीक है। देन द नॉन होमोजेनियस, अब देखो उसने जो सोल्यूशन पूछा है वो नॉन होमोजेनियस के लिए पूछा है, ठीक है, होमोजेनियस के लिए नहीं पूछा है। 2020 एग्जाम में हमारे पास नॉन होमोजेनियस के लिए भी क्वेश्चन पूछा गया है और होमोजेनियस के लिए भी क्वेश्चन पूछा गया। होमोजेनियस के लिए हमने पहले क्वेश्चन किया है, तो इस नॉन होमोजेनियस पार्ट, ये हमारा इसका नॉन होमोजेनियस पार्ट है, ठीक है। तो उसे कोरस्पॉन्डिंग 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं कि इसका डज नॉट हैव ए सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म दिस फॉर एनी वेक्टर ए बिलोंगिंग टू आर एन, ठीक है, आर एन से कोई टप्पल आ रहा है, ठीक है, कि कोई भी वेक्टर है ये ए, यहाँ पे ए कॉन्स्टेंट नहीं है, कोई भी वेक्टर है, ठीक है। और तो उसके बाद बोलता है कि हैज ए सोल्यूशन, ठीक है, फॉर सम ए के लिए इस टाइप का सोल्यूशन है। फर्स्ट में बोलता है नहीं है, सेकंड में बोलता है, तो थर्ड में बोलता है कि हैज ए सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म दिस फॉर सम वेक्टर बी ए बी बिलोंगिंग टू आर एन, ठीक है, ए बी वेक्टर आर एन के लिए किसी वेक्टर के लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। फोर्थ में बोलता है नहीं करेगा किसी वेक्टर ए बी के लिए। तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर हम इसका प्रूफ करने लगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि n की वैल्यू 1 है। मान लिया हमने n की वैल्यू 1 है, तो जो A मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n की है, तो वो कितनी की बन जाएगी, 1 क्रॉस 1 की। और वो 1 क्रॉस 1 की भी हमने क्या मान ली, ये मैट्रिक्स मान ली, मान लो, ठीक है। यहाँ से लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, इसकी आइगन वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। और कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास इसका आइगन वेक्टर आएगा जिसको उसने v1 बोला है वो भी 1 आएगा, ठीक है, टप्पल की फॉर्म में आएगा वैसे तो, लेकिन ये 1 आएगा यहाँ से, ठीक है। फिर हमने क्या किया, नॉन होमोजेनियस पार्ट कंसिडर किया, तो ये हमारे पास है x डैश टी, यानी dx बाई डी टी इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, इंटू x ऑफ टी मतलब x प्लस ई रेस टू पावर लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू टी प्लस v1 की वैल्यू 1 है, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ई रेस टू पावर टी, ये होगा हमारे पास। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dx बाई डी टी माइनस एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर टी, ठीक है। और मैं इसको लिख सकता हूँ d माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर टी। अब इसको सोल्व करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट d माइनस 1 इज इक्वल टू डी 0, d इज इक्वल टू 1, तो हेयर द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट x इज इक्वल टू c इंटू ई रेस टू पावर 1t, ठीक है, तो ई रेस टू पावर t ये आ गया। फिर हम इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल पार्ट करेंगे तो 1 अपॉन डी माइनस 1 इंटू ई रेस टू पावर टी, डी को 1 पुट करेंगे तो केस ऑफ फेलियर है, तो ऊपर टी से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे इसका डेरिवेटिव 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू डी, तो आ जाएगा टी इंटू ई रेस टू पावर टी। तो इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा एक्स ऑफ टी पार्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट क्या है, सी इंटू ई रेस टू पावर टी प्लस ये हमारे पास है टी इंटू ई रेस टू पावर टी, ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया मान लो, तो यहाँ से हम ऑप्शन डिस्कार्ड कर देंगे कुछ तो, और कुछ ऑप्शन टिक कर देंगे, ठीक है, वहीं से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में बोलता है कि डज नॉट हैव ए सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म ई रेज़ टू पावर लैम्डा 1t फॉर एनी वेक्टर, किसी वेक्टर के लिए नहीं करेगा, नहीं करेगा अगर हम यहाँ से देखो, अगर ये फैक्टर 0 हो गया मान लो, ठीक है, और यहाँ से कुछ ऐसा आ गया, या फिर इसका सेकंड देखो, हैज ए सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म दिस फॉर सम, ठीक है, किसी सम फॉर सम ए के लिए ऐसा एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे सी की जगह हम क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, ताकि हमारे पास वो मैच करे, ठीक है। तो हैज ए सोल्यूशन, यस, इस टाइप का हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है अगर हमारे पास ए है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन टिक हो जाएगा। ऐसा ही है कि फर्स्ट दो ऑप्शन में से एक ठीक होगा, थर्ड फोर्थ ऑप्शन में से एक ठीक होगा, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शंस है। थर्ड में बोलता है कि हैज ए सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म दिस। अब देखो यहाँ पे मैंने अगर बी को 1 ले लिया, ठीक है, बी को क्या ले लिया, 1 ले लिया, और ए को एज इट इज रहने दिया, ठीक है, एक एज इट इज रहने दिया, तो ई रेज टू पावर लैम्डा टी ए प्लस टी इंटू ई रेज टू पावर टी, लैम्डा 1 की वैल्यू इसमें टी ले रखी है, ठीक है, लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है, तो इसके कोरस्पोंडिंग सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम बी की वैल्यू 1 ले ले और ए या कुछ भी चेंज कर दे रहे हो तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन बोलता है डज नॉट हैव ए सोल्यूशन, इस टाइप का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट कर, और अगर मैं थर्ड को टिक कर दिया तो फोर्थ तो अपने आप रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास इस टाइप का सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट और सेकंड में से सेकंड मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस टाइप का, ठीक है, और थर्ड और फोर्थ में से थर्ड आंसर ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सेकंड और थर्ड, और यही हमें करना था। तो इस सिंपल कैलकुलेशन से अगर आपने n की वैल्यू 1 ले तो यहाँ से हो गया सिंपल। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 2 ले लेते वहाँ से भी हो सकता था, लेकिन हमें कैलकुलेशन सिंपल से सिंपल चाहिए, तो हमने यहाँ से सेकंड और थर्ड को क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द नॉन होमोजेनियस पार्ट, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग उसने इस टाइप से क्वेश्चन को मैच करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास सिंपल क्वेश्चन जो हमने आज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम 2020 नेट के एग्जाम में आए हुए थे, वो सारे कवर करने की कोशिश की है, सारे कवर किए हैं हमने, ठीक है। तो इसी तरह हम क्वेश्चन और सब्जेक्ट के भी करते रहेंगे, इसी तरह आप कर सकते हो सारे क्वेश्चंस को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।